दोस्तों साल मार्च में पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस उसके नेशनल इंटरेस्ट के हित में लिए जाते हैं और ये डिसीजंस हमारी सोच, हमारे व्यूज़ और हमारे इंटरेस्ट द्वारा गाइडेड होते हैं। इसके अलावा इंडिया और यूएस के बीच हाल ही में कॉन्क्लूड हुए 2+2 डायलॉग के दौरान भी जयशंकर ने कहा कि इंडिया को पता है कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं और उन्हें कैसे हासिल करना है। फॉरेन मिनिस्टर के ये स्टेटमेंट आज इंडिया और फॉरेन मीडिया में काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं। दोस्तों रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण अमेरिका और रशिया के टाइज एक ऑल टाइम लो हिट कर चुके हैं और इसका सीधा असर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड में देखने को मिल रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन क्राइसिस इंडिया के विदेश नीति के लिए एक मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग है, यानी कि एक ऐसा समय जब उसके एक्शंस का मोल किया जा रहा है। दरअसल बात इंडिया के न्यूट्रल स्टैंड को लेकर है, जहां यूएस लेड वेस्टर्न पावर्स रशिया के खिलाफ सैंक्शंस में एकजुट हो गए हैं, वहीं इंडिया ने रशिया के साथ अपने एनर्जी और डिफेंस टाइज को बरकरार रखा है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी किसी भी इन्फ्लुएंस या अलायंस से हटके एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करना उसकी डिप्लोमेसी का एक सेंट्रल एस्पेक्ट रहा है। करेंटली चल रहे इंटरनेशनल क्राइसिस में यूएस और रशिया दोनों के साथ इंडिया एक क्रूशियल बैलेंसिंग पोजीशन पे है। आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूएस और रशिया के बिगड़ते रिलेशंस ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फिर से हाईलाइट किया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों करंट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोल्ड वॉर वापस आ चुका है। जी हाँ, और यही नहीं, इनमें से कई ये भी मानते हैं कि आज यूएस और रशिया के बीच की सिचुएशन कोल्ड वॉर से भी बुरी है। इन दोनों स्टेट्स का संबंध सबसे क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप्स में से एक रहा है, जिसमें आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी शामिल हैं। इनका संबंध कभी कोऑपरेशन और कभी बिटर सुपर पावर राइवलरी के साइकिल से गुजरता आया है। यूं तो 1933 तक इनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुए थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों पावर्स हिटलर के नाजी जर्मनी के खिलाफ अलायंस में थे। लेकिन सोवियत रशिया का एग्रेसिव रूल और एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा और कम्युनिज्म के प्रति अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की नफरत ने बायलैटरल रिलेशंस को अनस्टेबल बनाए रखा। सोवियत यूनियन और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के बीच डिस्प्यूट्स के चलते विंस्टन चर्चिल ने 1946 में ये दावा किया कि यूरोप के बीचों बीच एक आयरन कर्टेन यानी लोहे का पर्दा गिर रहा था। ये आयरन कर्टेन कोल्ड वॉर में साफ दिखा जब दोनों सुपर पावर्स प्रॉक्सी वॉर यानी अपने अलायंस के थ्रू की गई जंग में इन्वॉल्व होते गए। कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए 1949 में वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो स्टैब्लिश किया। दुनिया का सबसे बड़ा ये मिलिट्री अलायंस वेस्टर्न यूरोप को सोवियत एग्रेशन से बचाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेटो स्टैब्लिश होने से पहले 17 मार्च 1948 को ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स साइन किया गया था। सिग्नेटरीज थे बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये कलेक्टिव डिफेंस अलायंस था जो आगे चलकर वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन बना और नेटो के फॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले किया। और अगर आप इस ट्रीटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक वीडियो उस पर अलग से बन सकता है। और साथ ही साथ ये जानकारी आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में काम आ सकती है। खैर 1955 में मॉस्को ने नेटो के रिस्पॉन्स में 12 कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर वॉर्सो पैक्ट नाम की डिफेंस ट्रीटी साइन की। लेकिन जहां समय के साथ नेटो एक्सपैंड करता चला गया, वहीं वॉर्सो पैक्ट उसके कम्युनिस्ट मेंबर स्टेट्स उभरते रिवॉल्यूशंस के कारण बिखरने लगे। फिर एक दौर आया 1980s का, जब सोवियत लीडरशिप द्वारा किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशंस के चलते यूएस के साथ कोऑपरेशन का माहौल बना। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूएस को लगा कि रशिया कम्युनिज्म से बाहर आकर वेस्टर्न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेटो या यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए बिना रशिया
पोस्ट सोवियत स्टेट्स यानी ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कायम रखना चाहता था और आज भी ये मांग जारी है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि ईस्टर्न यूरोप के इंडिपेंडेंट स्टेट्स को अपने डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका लेड वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट को इग्नोर किया। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में प्रेसिडेंट पुतिन के लीडरशिप में रशिया और भी सेंट्रलाइज्ड और ऑथोरिटेरियन स्टेट बन के उभरा है। यूएस के कंपैरिजन में मिलिटरीली और इकोनॉमिकली कमज़ोर होने के बावजूद भी वो नेटो मेंबर्स में डिवीजन क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा है और यूएस के रीजनल इंटरेस्ट को भी सिग्निफिकेंटली चैलेंज कर पाया है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर साउथ एशिया में। इस पावर राइवलरी का असर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया की डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी में देखा जा सकता है। करंट सिनेरियो को एनालाइज करने से पहले आइए इंडिया के बैलेंसिंग एक्ट की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल को इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट किया गया। ये डॉक्ट्रिन यूएस और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के जवाब में थी, जहां इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वो किसी एक सुपर पावर से जुड़कर दूसरे को अपने खिलाफ ना कर लें। नॉन अलाइनमेंट की वजह से वो यूएस और सोवियत रशिया दोनों के साथ पॉजिटिव टर्म्स में रहा। 1950s और 60s में उसे दोनों पावर से ही सब्सटेंशियल एड मिली। ये इंडिया के लिए कोई कंस्ट्रेनिंग पॉलिसी नहीं थी, बल्कि इसके चलते अगले 2 दशक में दोनों ही पावर्स के साथ इंडिया के संबंध गहरे होते चले गए। यूएस और सोवियत रशिया में से कोई भी इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं था और ना ही पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का नेचुरल पार्टनर। 1950s तक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में उसका एंटी सोवियत पार्टनर बन गया। वहीं सोवियत यूनियन और चाइना कम्युनिस्ट कंपेनियंस बने रहे। 1962 का सिनो इंडियन बॉर्डर वॉर इंडिया के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का पहला मेजर चैलेंज था। न्यू दिल्ली ने इमरजेंसी एड और मिलिट्री सप्लाईज के लिए वॉशिंगटन का दरवाजा खटखटाया। वैसे तो अमेरिकन मिलिट्री एड के लिए मान गया, लेकिन 3 साल बाद 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान अमेरिका ने इंडिया के लिए मिलिट्री एड सस्पेंड कर दी। आने वाले सालों में सोवियत यूनियन के खिलाफ यूएस और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती गई और साथ ही इंडिया और यूएस की दूरी भी। 1971 इंडो पाक वॉर इंडिया के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के लिए एक और चैलेंज था। इसी दौरान न्यू दिल्ली ने मॉस्को के साथ 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन नाम का एक डिफेंस पैक्ट साइन किया और ऐसा वो सोवियत यूनियन के आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री स्ट्रगल्स में उलझे बिना कर पाया था। इस नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड करते हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिश्ते खराब किए बिना वो मॉस्को के साथ आर्म्स ट्रेड करने में कामयाब हुआ। दोस्तों, कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ साथ जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स शिफ्ट होने लगे। नए रशियन फेडरेशन के साथ अपना कोऑपरेशन बनाए रखते हुए इंडिया अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने रिलेशंस को एक्सप्लोर करने लगा। ऑल्दो न्यूक्लियर पावर बनने के डिसीजन को लेकर इंडिया को अमेरिका और उसके अलाइज से काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन अपने कमिटमेंट की वजह से वो एक पीसफुल न्यूक्लियर पावर साबित हुआ। जैसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर बनता गया, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ने एक नया टर्न लिया। इंडिया के लिए अब उसकी मेन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल बनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। दोस्तों, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज करता है और नॉन अलाइनमेंट के आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट से आगे बढ़ के फॉरेन पार्टनरशिप्स को एक्सेप्टेबल बनाता है। 1998 के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के बाद स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने से इनकार कर दिया। इस ट्रीटी के मुताबिक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते और इसके बदले वो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के साथ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को शेयर कर सकते हैं। अक्टूबर 1999 में इंडिया के प्रेसिडेंट KR नारायणन ने कहा था कि इंडिया अपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को परस्यू करेगा। यही आर्गुमेंट अगस्त 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोहराया जब वो इंडिया यूएस के ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में बात कर रहे थे। आने वाले सालों में नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का शिफ्ट फॉर्मली अप्रूव होता गया। नए पावर सेंटर्स बनने के साथ साथ इंडिया अपने इंटरेस्ट को बायलैटरल पार्टनरशिप्स और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिक्योर करने लगा। चाइना का थ्रेट उसे यूएस और उसके अलाइज के नज़दीक ले गया।
यूएस चाइना कंपटीशन में इंडिया 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गया। वहीं रशिया से हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के पीछे इंडिया का मकसद ये भी रहा है कि रशिया उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। वैसे तो रशिया के साथ $11 बिलियन का ट्रेड यूएस के साथ $146 बिलियन के ट्रेड के सामने कुछ नहीं है, लेकिन कई एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक ओपिनियन ये है कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चाइना से आ रहे थ्रेट्स के खिलाफ इंडिया को ये इंश्योर करना है कि उसके मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का सोर्स सिर्फ यूएस ही नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आज इंडो पैसिफिक रीजन में बदलते बैलेंस ऑफ पावर, यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर और एनर्जी सेक्टर में डिसरप्शन, पैंडेमिक के चलते सप्लाई चेन्स का डाइवर्सिफिकेशन और नए माइग्रेशन पैटर्न्स ने यह साबित किया है कि इंडिया यूएस और रशिया के पावर प्ले में फंसना अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया ने चल रहे यूक्रेन क्राइसिस में एक न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखा है। जब से ये क्राइसिस शुरू हुई तब से 11 बार इंडिया ने इस इशू पे हुए वोटिंग से खुद को अलग रखा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए हो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी हो, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी हो या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ने यूक्रेन में हो रहे वायलेंस को कंडेम नहीं किया। इंडिया ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने कई बार ये एम्फेसाइज किया है कि इस क्राइसिस को डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए और इंटरनेशनल पीस और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सामना करना चाहिए। यूएस और रशिया के बिगड़ते रिलेशंस के बीच न्यू दिल्ली का ये बैलेंस्ड और न्यूट्रल अप्रोच कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है और इनमें से मैक्सिमम इंपोर्ट्स रशिया से आए हैं। वैसे तो रशिया से ये इंपोर्ट्स 2012 और 2016 के बीच 69% से 2017 और 2021 के बीच 46% पे आ पहुंचा है, लेकिन रशिया आज भी इंडिया का बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर है। इंपोर्ट्स में ड्रॉप इसलिए देखा गया है क्योंकि फ्रांस, इजराइल और यूएस से इंपोर्ट्स में राइज हुआ है। इंडिया के ऊपर यह प्रेशर बना है कि वो रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट परचेजेस को कम करे, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स को देख ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने में इंडिया को अभी भी समय लगेगा। हाल ही में इंडिया को रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली। नेचुरली रशियन इकोनॉमी को टारगेट करते हुए लगाए गए वेस्टर्न सैंक्शंस इंडिया के ट्रेडिशनल ट्रेड टाइज के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जहां यूएस ने टर्की के ऊपर रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए काटसा के सैंक्शंस लगाए, इंडिया के केस में ये डिसीजन अभी तक नहीं लाया गया। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा 2017 में लागू हुआ। यूएस के इस फेडरल लॉ के तहत अमेरिका किसी भी स्टेट पे सैंक्शंस इंपोज कर सकता है जिसका ईरान, नॉर्थ कोरिया या फिर रशिया के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो। एनालिस्ट का मानना है कि रशिया से डिफेंस परचेजेस के बावजूद यूएस और इंडिया के इंप्रूव्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को काटसा से एग्जम्पशन देने को तैयार है। रशिया के साथ इंडिया के क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन के पीछे एक और कारण खुद यूएस ही है। इंडिया के इंडिजिनस मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए अमेरिका का सपोर्ट इन दोनों देशों में ग्रेटर कोऑपरेशन पैदा कर सकता था, लेकिन अब तक यूएस ऑफर्स इंडिया के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया और वेस्ट के बीच चल रहे विवाद के बावजूद इंडिया इन डिफरेंसेस को एक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे उसका मेन फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ईयू के साथ इंडिया ने कई डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की है। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के मेंबर्स हैं। वहीं यूके और ईयू इंडियन ओशन रीजन में अपने आउटरीच बढ़ाने में लगे हैं। चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए इंडो पैसिफिक में एक वाइडर कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां यूएस के लिए उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी मैरीटाइम ओरिएंटेड है, इंडिया चाइना को मैरीटाइम से ज़्यादा कॉन्टिनेंटल थ्रेट मानता है। न्यू दिल्ली का मानना है कि चाइनीज एग्रेशन को चेक करने के लिए रशिया का साथ होना ज़रूरी है।
रशिया यूएसए की तरह पाकिस्तान में उतनी इन्वॉल्व नहीं है और ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन रशिया की बात करें तो इंडिया और यूएस के बढ़ते पार्टनरशिप और खासकर क्वाड्रिलेटरल डायलॉग उसके लिए अनकंफर्टेबल है। सितंबर 2021 में पहली बार हो रहे इन पर्सन क्वाड लीडर्स के समिट के दौरान रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने यह इल्जाम लगाया कि वेस्टर्न पावर्स इंडिया को एंटी चाइना गेम्स में इंगेज करते हुए अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया के मुताबिक इसका सॉल्यूशन है रशिया को इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल करना, लेकिन आज ना ही वो यूएस को और ना ही रशिया को इसके लिए कन्विंस कर पाया है। इंडिया का मानना है कि रशिया से बड़ा थ्रेट चाइना है और इन दोनों के बीच दूरी पैदा की जा सकती है। एक तरफ जहां रशिया इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है, वहीं दूसरी तरफ यूएस के साथ इंडिया अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ाता रहा है। मॉस्को और वॉशिंगटन के साथ इंडिया की टाइज म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं और ये उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफगानिस्तान में मॉस्को की प्रो तालिबान पॉलिसी यूएस के साथ उसके टेंशन्स की वजह से है। अगर रशिया और यूएस को अफगानिस्तान में एक कॉमन ग्राउंड मिला तो वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर होगा। लेकिन रशिया यूएस कन्फ्रंट्रेशन के चलते इंडिया पर यह दबाव है कि वो कोई एक साइड चुने। यूएस लॉ मेकर्स ने यूएन वोटिंग में इंडिया के एब्सनेशंस को क्रिटिसाइज किया है और रशिया ने अपने स्टेटमेंट्स में इंडिया के बैलेंस पोजीशन की तारीफ की है। यूएस को पता है कि इंडिया और रशिया नेचुरल अलाइज हैं, लेकिन इंडिया इस बात को लेकर क्लियर है कि वो किसी थर्ड कंट्री के लिए यूएस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। इस साल मार्च के एंड में अपने एक स्टेटमेंट में यूएस ने कहा कि वो रशिया से इंडिया के एनर्जी और दूसरे इंपोर्ट्स में रैपिड राइज नहीं देखना चाहता। हालांकि इंडिया वही पॉलिसी फॉलो करता आया है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के हित में हो। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से इंपोर्ट्स फरवरी में $831 मिलियन से कुछ ज़्यादा थे। मार्च में ये फिगर $1.1 बिलियन तक पहुंचा। लगभग 33% का ये ग्रोथ ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट्स के चलते हुआ। इंडिया रशिया के साथ रुपी रूबल मैकेनिज्म के थ्रू भी अपने ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूएस रशिया के बिगड़ते रिलेशंस उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक थ्रेट ही है। ये कोल्ड वॉर मेमोरीज को रिवाइव कर रहा है जब इंडिया को डिफिकल्ट चॉइसेस का सामना करना पड़ा था। यूएस और रशिया की दूरी रशिया और चाइना के क्लोजनेस को इनकरेज कर रहा है और ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। यूक्रेन में चल रहे रशियन एग्रेशन को देख के ये बताना मुश्किल है कि ये क्राइसिस कब और कैसे खत्म होगी। इंडिया ये इंश्योर कर रहा है कि वो रशिया पे ओवर डिपेंडेंट ना हो, उससे डिस्टेंस बनाए रख सके। इन केस पोस्ट वॉर सिनेरियो में रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर बन जाए। एक्सपर्ट्स की माने तो रशिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने कोऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करेगा, जिससे वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर सके। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे रशिया और यूएसए के बिगड़ते रिलेशंस इंडिया को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक की रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़ कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, डिस्कस इंडियाज परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद रिगार्ड टू द क्राइसिस इन यूक्रेन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।